हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो हमारा टॉपिक चल रहा था हेलो लिकेन के रासायनिक गुण। उसमें जो है हमने रिएक्शन पढ़ी थी मेटल के साथ, रिएक्शन विद मेटल, धातुओं के साथ रिएक्शन क्रिया। तो धातुओं की क्रिया में हमने 3 पार्ट पढ़े थे। एक Na के साथ, इसके हम नाम हमने दिया था ऊर्ध्व क्रिया। दूसरा हमने पढ़ा था जिंक के साथ, इसको हमने नाम दिया था फ्रैंकलिन क्रिया। तीसरा हमने पढ़ा था Mg के साथ, जिसको हमने नाम दिया था ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। अब बात निकल के यहाँ पे ये आती है, जो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक था वो क्या होता है, इसमें कैसे रिएक्शन होती है, पूरा का पूरा टॉपिक मैंने ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का बना दिया है। ठीक है ना। अब जहां पर भी आपको ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की आवश्यकता होगी, अगर आप भूल जाते हैं ना, तो आप उन वीडियो को फिर से आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि ग्रिग्नार्ड अपकर्मक जब आप एल्कोहल फिनाल ईथर, ठीक है ना, इसके बाद में आप कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके आगे और भी हमारे हैं एमीन, कई जगहों पर पढ़ोगे। तो जितने भी हमारे इंटर में सिलेबस में जितने भी हमारे कंपाउंड दिए हुए हैं जिनके बारे में पढ़ना है हमें, वो सब ग्रिग्नार्ड अपकर्मक को ज्यादा निर्भर करते हैं। कन्वर्जन में भी हमें ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बहुत ही कार्य करता है। तो पूरा हमने टॉपिक ही क्लियर कर दिया ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का। अब जो है हमारे पास में 3 धातुओं के बाद में अब चौथी धातु के साथ में हम रिएक्शन देखेंगे। ठीक है ना। क्या क्या हो गया था, सोडियम हो गई, पोटेशियम हो गए और Mg हो गए। अब हम देखेंगे रिएक्शन को। डी पार्ट है हमारा, किसका डी पार्ट है, रिएक्शन विद मेटल। इसका जो पार्ट है वो हमारा डी पार्ट है, मेटल धातुओं के साथ। ठीक है ना। तो धातुओं के साथ में अब क्रिया को देखेंगे। तो किसके साथ में, रिएक्शन विद किसक में, लिथियम के साथ, एल आई, क्या बोलते हैं इसको, लिथियम। लिथियम के साथ में जो है हम अब क्रिया को देखेंगे कि एल्किल हैलाइड जो है लिथियम के साथ में कैसे अपक्रिया करता है। ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान समझना, क्योंकि ये थोड़ा आपका क्लास फर्स्ट ईयर का है। ये टॉपिक जो है क्लास फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना। नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है ना, अच्छे से बताऊंगा, ध्यान सुनना मेरी बात को। ठीक है। रिएक्शन विद लिथियम किसकी करवानी है, एल्किल हैलाइड की, यानी कि हेलो एल्केन की। ठीक है ना। तो ध्यान देखिए कैसे हम अपक्रिया करवाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे होता है हमारे पास में R2CU, R2CuLi, इसकी अपक्रिया करवानी है हमें हेलो एल्केन के साथ में। इसे क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, मैं वो सब बताऊंगा अभी आपको। ठीक है ना। पहले आप रिएक्शन को देखिए, थोड़ी समझ लीजिए अच्छे से। R-F, इसके साथ ये क्या है हमारे पास, हेलो एल्केन। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने बताया था, देखिए जितनी भी ये रिएक्शन है हमारी मेटालिक वाली, या कह सकते हैं हेलो एल्केन की जितनी भी रिएक्शन धातुओं के साथ होती है, वहां पर हम एक सॉल्वेंट को उपयोग करते हैं। वो कौन सा है, ड्राई ईथर। ठीक है ना, विलय करने के लिए, घोलने के लिए, विलायक के रूप में। तो ड्राई ईथर ले लिया, शुष्क ईथर ले लिया। अब क्या होता है, ध्यान देखना, यहां से एक आर, क्या मैंने बोला है, यहां से एक आर और यहां से एक तुम्हारा Cu। ठीक है ना। तो वो निकल जाएगा, आपका बना देगा RCu प्लस, अब देखिए Li एक लिथियम मेटल है, धातु है भाई, धात और आधात आपके अलग हो जाएगी। सबसे पहले अलग हो, क्यों, ये जानते हैं, मैंने बता रखा है आपको कि जो धात और धात होती है वो एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। क्यों, क्योंकि धातुएं क्या होती है, इलेक्ट्रॉन देने वाली, अधातु क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लेने वाली। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देता
और ये इलेक्ट्रॉन लेता है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन ये देता है तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। इसलिए जो है इन दोनों का जो संबंध है वो अटूट है संबंध, तुरंत एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। हो गया, बचा क्या हमारे पास? हमारे पास यहाँ पे एक आर बचा है और एक ये आर बचा है। यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास? आर आर डैश, यानी कि क्या बन गया हमारे पास? एल्केन बन गया। ठीक है ना, एल्केन बन गया। एग्जाम्पल भी करेंगे, पहले आप समझ लीजिए ये कहां से आया है, पहले ये समझिए इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, वो ध्यान सुनना मेरी बात को, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको? तो इसको हम बोलते हैं, फिर इसका मैं रासायनिक नाम लिख रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद में इसका आगे का नाम मैं करूंगा, ठीक है ना। तो पहले इसका रासायनिक नाम जो है, देखिए 2 को हमने क्या बताया था? डाई, और आर को क्या बोलते हैं? एल्किल, डाई एल्किल, ठीक है ना। एलआई को क्या बोलते हैं? लिथियम बोलते हैं, डाई एल्किल लिथियम, और सीयू को क्यूप्रेट, क्यूप्रेट, क्या नाम है इसका? डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट, इसका नाम है, ठीक है ना। ये इसका रासायनिक नाम हो गया। इसको कुछ और भी बोलते हैं, इसका क्या एक और नाम है इसका, वो क्या है? उधर ध्यान देना, समझना इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है गिलमन रिएजेंट, गिलमन रिएजेंट बोलते हैं, कोरेहाउस अपकर्मक इसको बोलते हैं, कोरेहाउस अपकर्मक भी बोलते हैं, गिलमन रिएजेंट बोलते हैं, गिलमन अभिकर्मक बोलते हैं इसको, R2CuLi, ठीक है ना। तो ये बना कैसे है, सबसे जरूरी बात है कि ये बना कैसे है, पहले हम उस पर बात कर लें, ठीक है ना। मैं दिखाता हूँ ये आपको कैसे बना, कैसे मिलेगा आपको, ठीक है ना। ध्यान देखना, यहाँ पे देखिए पहले लिया जाता है एक RX, एक हेलोल के लिया जाता है, उसकी अभिक्रिया करवाई जाती है लिथियम के साथ, ठीक है ना, लिथियम के साथ। तो क्या होता है, मैंने कहा था ना कि लिथियम जो है बहुत ही रिएक्टिव, आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी याद होगी, लिथियम सबसे ऊपर आता है ना, तो लिथियम बहुत ही क्रियाशील है, तो Li के साथ X, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल, ठीक है ना। फिर यहां से R का एक बॉन्ड खाली होगा, तो उसके साथ में भी Li ही जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब Li आप देख रहे हो कितने यूज किए थे? 2, तो यहां पर आप 2 लगा देना, हो गया ना, क्योंकि बहुत ही क्रियाशील है, ये दोनों को बैलेंस कर देगा। Li X को लेके निकल जाएगा, फिर Li का जो दूसरा अणु होगा वो R के साथ जुड़ जाएगा, RLi बनाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में आगे देखिए, आगे क्या होगा? आगे होगा हमारा RLi जो है वो क्या करता है, वो देखना, वो करता है CuI से अभिक्रिया, क्या करता है? CuI से अभिक्रिया करता है, तो क्या बना लेता है? देखिए लिथियम, मैंने कहा ना बहुत ही क्रियाशील है, तो लिथियम और आयोडीन, ध्यान दीजिए, लिथियम मेटल और आई जो है नॉन मेटल, धात अधात, तो ये सबसे पहले निकल जाएंगे आपके LiS, सॉरी आई है, सॉरी आई है तो आई लगा दीजिए, Li निकल गया आपका, क्या नाम है इसका? क्यूप्रस आयोडाइड, ठीक है ना। अगर आपको ये नाम की दिक्कत है तो मैंने क्लास 11 में वीडियो बना रखे हैं, ठीक है ना, आप उनको देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए CuI क्यूप्रस आयोडाइड हो गया, तो यहाँ पे देखिए आयोडीन जो है धातु है ना, ये धातु है, दोनों अलग हो गए पहले, अब बचा RCu, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, R के 2 और Cu और Li, मैंने कहा ना कि Li बहुत ही क्रियाशील धातु है, यहाँ पे RLi देखिए कितने अणु है, 1 2 अणु है ना हमारे पास, तो यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए, ये देखिए बन के तैयार हो गया R2CuLi, क्या बना है? डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट, गिलमन रिएजेंट बन गया हमारा। कैसे बनता है वो मैंने आपको इस रिएक्शन में यहाँ पे दिखा दिया, ये आपको क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिलेगा जब आप हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे होंगे, जहां पर आपने एल्केन बनाना देखा होगा, वहां पे आपने इसको पढ़ा होगा। अब ये उपयोग किया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं कोरेहाउस संश्लेषण अभिक्रिया। क्या नाम है इस अभिक्रिया का? इस अभिक्रिया का नाम है कोरेहाउस
संश्लेषण, कोरे हाउस संश्लेषण अभिक्रिया बोलते हैं इसको, ठीक है ना, कोरे हाउस संश्लेषण अभिक्रिया बोलते हैं इसको, कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन, ये इसका नाम है, कोरे हाउस संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है ना, हो गया। तो मैंने क्या बोला, इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को बता रहा हूं, इस अभिक्रिया को, ये जो अभिक्रिया है हमारी, ये क्या कहलाती है, कोरे हाउस संश्लेषण अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में जो हमने डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट यूज किया है, उपयोग किया है, वो कैसे बना है वो मैंने यहाँ पे दिखाया है। और दूसरी बात, इसका नाम क्या है, गिलमन रिएजेंट बोलते हैं इसको, गिलमन अभिकर्मक बोलते हैं, रिएजेंट मीन्स होता है अभिकर्मक, ठीक है ना, ये अभिकर्मक है हमारा। तो इस अभिकर्मक का उपयोग करके एक हेलोल्केन लिया जाता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में उसे किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, एल्केन में कन्वर्ट किया, बदल दिया जाता है या बदल जाता है। जब क्या करोगे आप, जब आप गिलमन रिएजेंट का उपयोग करोगे, हेलो एल्केन के साथ में अभिक्रिया करवाओगे उसकी, और शुष्क ईथर की उपस्थिति लगाओगे, तो हमारा क्या होगा, एल्केन प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया को कहते हैं कोरे हाउस संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है ना। अब इसका करेंगे हम एग्जाम्पल, करते हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना, ध्यान देना इसके एग्जाम्पल को कैसे करेंगे हम। फिर मैं इसको ट्रिक के माध्यम से आपको बता सकता हूं ना, ट्रिक लिख लीजिए, ट्रिक और ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए। पहले आप उसको ऐसे समझिए, ऐसे याद हो गई, बहुत ही अच्छा है, नहीं याद हो रही है फिर मैं ट्रिक लिख दूंगा इसकी, मैं ट्रिक बता दूंगा ना, ऊर्ज अभिक्रिया, फ्रैंकलिन अभिक्रिया, जितनी भी अभिक्रिया है सबकी ट्रिक है, बस उनको ट्रिक को एक बार देख लीजिए, आपको रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। जल्द से जल्द मैं आपको ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। बस यही है कि आप बस कमेंट करते रहिए, बताते रहिए मुझे कि सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ट्रिक जल्द से जल्द में हर रिएक्शन की ट्रिक बनाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए जो मैंने लिखा हुआ है, इसको ले लेना, इसकी हिंदी क्या होगी, हिंदी ना, तो हिंदी क्या होगी वो मैं अभी लिख देता हूँ, मैं बोल देता हूँ, ध्यान से। डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट की अभिक्रिया, मैंने क्या बोला है, डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट की अभिक्रिया एल्किल हैलाइडों के साथ कराते हैं, जिससे एल्केन प्राप्त होते हैं, जिससे एल्केन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को कोरे हाउस संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोला मैंने, फिर सुनिए ध्यान से, डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट की अभिक्रिया हेलो एल्केन के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, जिससे एल्केन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को कोरे हाउस संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। हो गया ना। अब इसका एग्जाम्पल करिए, ये जो है ये मेन है किसके लिए, ये कैसे बनता है वो मैंने दिखाया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल करिए, एग्जाम्पल देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल को हम लोग कैसे करेंगे, देखिए लाइन छोड़ देना ना, क्योंकि हिंदी लिखनी है तुमको, लाइन छोड़ देना अपने, और फिर उसके नीचे एग्जाम्पल नोट करना। देखिए एग्जाम्पल, पहले मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ ना, फिर इसके बाद मैं हिंदी लिखूंगा। R2 लिखा हुआ है, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे CH3 का सोल्ट है, फिर यहाँ पर है Cu, फिर Li प्लस फिर R डैश है। तो R डैश मतलब देखिए, चाहे आप समान लीजिए चाहे असमान लीजिए, मतलब चाहे यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे लिया है R बराबर वही ले लीजिए, यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसे सममित और असममित दोनों प्रकार के एल्केन बनाए जा सकते हैं, मतलब सम और विषम दोनों प्रकार के बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर हम चाहे जहाँ पे जैसा यहाँ पे लिया है वैसा ले लोगे तो सम्मित हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो लिया है CH3, तो यहाँ पे तुमने दूसरा ले लिया C2H5 ले लिया, तो अलग अलग हो गए ना, असम्मित बोलेंगे। यहाँ पे जो है सम और विषम दोनों प्रकार के एल्केन, कार्बन की संख्या है सम में होती है विषम में होती है, तो दोनों प्रकार के एल्केन बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए मैंने C2H5 ले लिया, और क्या है X के स्थान पर क्या ले लें Br, ठीक है ना। अब एरो का निशान, और क्या उपस्थित थी उस पर, ड्राई ईथर, ठीक है ना। अब देखिए क्या हुआ था, समझिए पहले, मेटल नॉन मेटल क्या हो गया, Li Br, ये आपका निकल गया,
ठीक है ना। अब देखिए यहां से एक यहां से आर था, एक ये सी यू था, यहाँ पे आर क्या है CH3, तो एक CH3 एक सी यू, क्या हो गया हमारा CH3 CU प्लस। अब देखिए एक CH3 दो थे, एक निकला एक बचा, एक CH3 ये बचा, एक C2H5 बचा, तो क्या लिख देना CH3 C2H5। अगर इसको आप पूरा मिलाओगे तो क्या लिखोगे, देखो पूरा मिलाओ इसको, 2 और 1 3, 5 और 3 8। अब देखिए दूने, 3 के दूने से 2 जाता है ना, एल्कीन में जाता है, दूने से 2 जाता, तो देखिए क्या था CnH2n + 2, ये था। देखिए यहाँ पे n कितना लेंगे, जितना यहाँ लेंगे ना उसके दूने से 2 जाता है, एल्केन होता है ना, तो ये एल्केन हो गया। और एल्केन में क्या है वो देखिए कार्बन कितने, 3 को क्या बोलते हैं प्रो। अब स्ट्रक्चर बनाओगे तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, तो सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं एन, तो क्या नाम हो गया प्रोपेन, हो गया ना, बन गया हमारे पास। एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं इसी का। चलिए मान लेते हैं यहां पे हमने CH3 का होल ट्वाइस लिया, CuLi प्लस C2H5 के स्थान पर अब की बार हमने CH3 ही ले लिया है और यहाँ पे Cl कर दिया। उपस्थिति किसकी रहेगी, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ओके, अब देखिए मैंने क्या बताया था, धात और अधात क्या बन गया LiCl, लिथियम क्लोराइड, हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक CH3 था, यहाँ पे Cu था, यहाँ पर क्या बन गया CH3 Cu प्लस क्या बचा हमारे पास में, यहाँ पे एक CH3 बचा है और एक ये CH3 बचा हुआ है, तो कितने हो गए CH3, 2 हो गए, CH3 एक CH3 है। अब देखिए इसको अगर आप मिला के देखो तो क्या होगा, बताओ ना बताओ। देखिए 2 कार्बन C2, 3 और 3 6 हाइड्रोजन। अब देखिए दूने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, दूने से 2 ज्यादा एल्केन पहुंच गया हमारा। एल्केन में नाम क्या हुआ, 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं एक, और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं एन, तो क्या नाम हो गया एथेन हो गया। कोई सिंपल सी रिएक्शन है ना, कोई दिक्कत इसमें एग्जाम्पल में नहीं ना, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट हो गया, चलिए देखिए नरेंद्र को, चलिए अब बाकी आप करो, कुछ एग्जाम्पल आप करो, ठीक है ना, जब आप कुछ एग्जाम्पल करोगे ना तो अच्छा रहेगा। और हिंदी क्या थी इसकी, ठीक है ना, हिंदी पे देख लीजिए मैंने क्या बोला था, डाई एल्किल, डाई एल्किल लिथियम, डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थित में एल्किल हैलाइड, आप चाहे तो हेलो लिख लिख सकते हैं, यहाँ पे एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं। देखिए जो इसमें था वही लिख दिया हमने, डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं। क्या बना था एल्किन, लिख दो, जिससे एल्केन प्राप्त, जिससे एल्केन प्राप्त होते हैं, जिससे एल्केन प्राप्त होते हैं।
इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, क्या नाम था, कोरेहाउस संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के द्वारा सम और विषम दोनों प्रकार के एल्केन बनाए जा सकते हैं। एक लाइन और लिख दीजिए अगर लिखना चाहे आप तो। हो गया। अब ये पेपर में पूछी जाती है, ये रिएक्शन है पेपर में, ऊर्ज अभिक्रिया, फ्रैंकलिन अभिक्रिया, एमजी के साथ अभिक्रिया, जिग्नार्ड अपक्रमक वाली, और ये कोरेहाउस अभिक्रिया, ये सब पेपर में आती है, बोर्ड पेपर में आती है आपके। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनकी हिंदी जब भी पूछेगा तो आपको ये हिंदी, ये रिएक्शन और इसका एग्जाम्पल सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि उसने कहा है कि टिप्पणी कीजिए तो टिप्पणी मतलब ये नहीं कि आपने हिंदी लिख दिया और आपका काम हो गया, नहीं, आपको हिंदी लिखनी है, ये रिएक्शन देनी है, उसके बाद में इसका एग्जाम्पल देना है, तब आपको वो टिप्पणी मानेगा, तब आपको वो नंबर देगा, जितने नंबर का क्वेश्चन होगा, है ना। ऐसे नंबर नहीं दे देगा वो आपको। नोट कर लीजिए इसको फटाफट, तो इसके बाद में आगे टॉपिक पढ़ते हैं। नोट हो गया ना, याद है इसको। चलिए देखिए, आगे रिएक्शन देखिए, अगली क्या रिएक्शन है हमारे पास में, वो देखिए। अगली रिएक्शन करवानी है हमें PbNa, पी पार्ट है Na और Pb मिश्र धातु से, मिश्र धातु से करानी है, ठीक है ना। NaPb मिश्र धातु से हमको करानी है, किसके पे करवानी है पता है ना, किसकी, हेलोएल्केन की, ठीक है ना। तो हेलोएल्केन की करवाते हैं क्रिया मिश्र धातु के साथ में, देखते हैं क्या बनता है इसमें, बोर्ड पर देना ध्यान से। RH प्लस NaPb हो गया। अब यहां देखिए, Na और Pb में Na जो धातु होती है बहुत ही अधिक क्रियाशील होती है, तो Na और ये आपका X क्या बन गया, NaX, बिल्कुल सही, मेटल नॉन मेटल निकाल के अलग कर लो। अब देखिए क्या बचा, R बचा है और Pb बचा है, ठीक है ना। R बचा है हमारे पास में और Pb बचा हुआ है, देखिए क्या बनेगा हमारे पास में, बनेगा हमारे पास में R4Pb, R4Pb। तो R हमारे पास 4 होने चाहिए, ये लीजिए 4 हो गया, लेकिन जब हमने R को 4 किया तो X भी हमारे पास 4 हो गए, तो जब X 4 हुए तो X को हमने 4 कर दिया, जैसे हमने X को 4 किया तो Na भी 4 हुए, Na को हमने 4 किया, तो जब मैंने Na को 4 किया तो Pb भी 4 हुए, जिसमें से हमने एक Pb को यूज कर लिया है, तो कितने Pb बचे, 3 Pb निकल जाएगा, 3 Pb निकल जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब जो 3 Pb हमारे निकले हैं, 3 Pb ये अलग हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, टेट्रा एल्किल लेड, ठीक है ना, टेट्रा एल्किल लेड। हिंदी में लिख दे क्या, टेट्रा यानी कि 4, हिंदी में लिख देते हैं इसको, यहां पे लिख देता हूं मैं, टेट्रा एल्किल लेड, लेड यानी कि पीबी, सीसा नहीं होता है उसको बोलते हैं लेड,
टेट्रा एल्किल लेड, ये इसका नाम है। इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, समझाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा भी। पहले बोर्ड पे आप समझ लीजिए इसको, टेट्रा एल्किल लेड। अब यहां पे देखिए आप, समझना ध्यान से। एग्जाम्पल, रिएक्शन क्या है वो करा सकते हो ना। क्या लिखा हुआ है, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम पीबी मिश्र दाब से कराने पर टेट्रा एल्किल लेड प्राप्त होता है। बस इतना ही लिखना है आपको हिंदी, अगर आप लिखना चाहे तो हिंदी। अब यहां पे एग्जांपल देखिए, आर के स्थान पर हमने ले लिया C2H5, एक्स के स्थान पर हमने ले लिया Br प्लस NaPb एरो। मैंने क्या बताया था आपको, आधातु है और ये धातु है, बहुत ही क्रियाशील होती है ना। ये निकल गया आपका NaBr प्लस क्या बचा वो देखिए C2H5Pb। मैंने क्या बोला R4, यानी कि C2H5 4 टाइम और Pb प्लस बैलेंस करेंगे इसको, C2H5 कितना होगा 4, जब हुआ तो Br 4 हुआ, तो Br को हम 4 कर देते हैं, ये लीजिए। अब जैसे Br को मैंने 4 किया तो Na भी 4 हुआ, 4 लगा दीजिए। अब Pb 4 हुआ तो जिसमें से हमने एक यूज कर लिया, कितने बचे 3, तो 3 Pb निकाल दीजिए अलग, 3 Pb निकल गया, ठीक है ना। तो क्या बना, नाम देखिए, 4 को टेट्रा बोलते हैं, टेट्रा। C2H5 क्या होगा, एल्किल लिखा, C2H5 का नाम क्या होगा एथिल, टेट्रा एथिल। Pb को क्या बोलते हैं लेड, टेट्रा एथिल लेड, ठीक है ना। इसके चार एग्जांपल और भी कर सकते हो आप, ठीक है ना, करना चालू कर सकते हो आप लोग, कर लोगे ना कि मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसका शॉर्टकट में नाम क्या है, शॉर्टकट में नाम है इसका TEL। एक एक पॉइंट धीरे धीरे बता रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए बहुत स्लो स्लो पढ़ा रहा हूं। TEL टेट्रा हो गया, एथिल और लेड, टेट्रा एथिल लेड, इसका शॉर्टकट नाम TEL बोला जाता है, टेट्रा एथिल लेड, ठीक है ना। ये क्या है, क्यों है, इसका मैं रीजन दूंगा अभी आपको, ध्यान देना मेरी बात को। ये आपको समझ में आया, ये अच्छे से देख लीजिए एक बार आप, हो गया। चलिए अब ध्यान से हम इसके बारे में समझेंगे, टेट्रा एथिल लेड के बारे में समझेंगे, TEL के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग बाइक चलाते हो, गाड़ी, इसको मोटरसाइकिल बोलते हो, ठीक है ना, और भी हमारे उपकरण है चलाने वाले, बस ट्रक है। मैं अब सिंपल सी बात करता है बाइक की, तो बाइक चलाया होगा आप लोगों ने, आप बाइक चलाते हो तो उसमें उसको चलाने के लिए आप पेट्रोल का उपयोग करते हो, ठीक है ना, पेट्रोल डालते हो तभी गाड़ी चलती है हमारी। तो पेट्रोल में क्या होता है कि पेट्रोल का विस्फोट होता है, ठीक है ना, विस्फोट होता है इंजन के अंदर, जिसके द्वारा पंप चलता है, ठीक है ना, तो भारी मात्रा में ऊष्मा निकलती है, पंप चलता है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, केवल ऐसे ही कुछ तुमको बातें बता रहा हूं। तो वो हमारा पंप करता है, ऊष्मा निकलती है, इसके द्वारा पंप चलता है। अब मान लीजिए कि हमारा ये पंप है, ठीक है ना, अब ये पंप ऐसे जा रहा था, ऊष्मा लेने जा रहा था, ठीक है ना, और पेट्रोल फट गया, ठीक है ना, पेट्रोल का विस्फोट हो गया। या ये मान लीजिए कि यहां से जहां पे इसको पहुंचना था, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये मेन पॉइंट है मान लेते हैं, तो यहां से ये चला और यहां से इसमें ऊष्मा ली, और ये फिर से अब ये ऊष्मा लेकर यहां से आ रहा, अब ये किसी दूसरे को देगा जिससे वो इंजन चलेगा गाड़ी का, तो ये यहां से ऊष्मा लेके आ रहा है और ये विस्फोट हो जाए, पेट्रोल का विस्फोट हो जाए, तो इसको फिर से ऊष्मा मिलती ना, जैसे जैसे पेट्रोल का विस्फोट होता है वैसे वैसे ऊष्मा बनती है, नहीं जलना, दहन कहते हैं ना, दहन, जैसे जैसे पेट्रोल का दहन होता है ना वैसे वैसे ऊष्मा निकलती है। तो ये ऊष्मा लेके आ रहा था और फिर से पेट्रोल का दहन, विस्फोट हो गया,
ठीक है ना। या मान लीजिए ये लेने जा रहा था, अभी यहाँ पहुंचा ना, ये बीच में कहीं पर है और लेने जा रहा है पंप, ठीक है ना, फिल्टर जिसको हम पिस्टन बोलते हैं, पिस्टन वो लेने जा रहा है और फिर बीच में कहीं है और विस्फोट हो जाए, यानी दहन हो जाए पेट्रोल का। तो दोनों स्थितियों में क्या है, आप देखते हैं गाड़ी अचानक में हिचकोले लेने लगती है, थोड़ा रुकने लगती है, अगर ऐसा होता है गाड़ी में, कभी कभी देखा भी होगा आपने। तो इन दोनों स्थितियों में लेके वहां गया, लेकर आ रहा था, बीच में ये कहीं पे था, विस्फोट हो गया, तो ये दोनों स्थितियों में क्या है, बेकार है, कंडीशन दोनों बेकार है। वो लेके आ रहा था और विस्फोट हो जाए तब भी गलत है, तब भी अच्छा नहीं गाड़ी के लिए, और वो भी लेने जा रहा है, पहुंचा भी नहीं है अपनी मंजिल पर, फिर बीच में भी कहीं पर विस्फोट हो जाए तब भी वो अच्छा नहीं है दहन, पेट्रोल का दहन। तो पेट्रोल का जो दहन है वो एक सही, एक निश्चित समय पर हो, जब ये पिस्टन अपने लक्ष्य पर पहुंच जाए और तब जाकर पेट्रोल का दहन हो, विस्फोट हो, तब एक सही पॉइंट माना जाएगा, तब ये अच्छे से जाएगा, लेकर आएगा, काम करेगा अपना जो भी जिसको देना है, ठीक है ना। लेकिन कहीं बीच में है तो वो अच्छा नहीं है, गाड़ी ऐसे अच्छा ही चलेगी, रुक रुक चलेगी, थोड़ी दिक्कत करेगी गाड़ी में। हर चीज एक नियम के आधार पे होनी चाहिए। यहां पर ये चीज सब एक तरीके से, एक अच्छे से कार्य करे, उसके लिए पेट्रोल में पहले, आज नहीं, आज के टाइम पे नहीं बता रहा हूं मैं, पहले बता रहा हूं, आज से कुछ सालों पहले, तब इस टेट्रा एथिल लेड का उपयोग किया जाता था कि पिस्टन जब एनर्जी लेने जाए उस टाइम पर विस्फोट ना हो, एनर्जी लेके आ रहा हो तब विस्फोट ना हो, जब पिस्टन अपने मेन पॉइंट पर पहुंच जाए तब विस्फोट हो, ना उसके बीच में आने पर, ना उसके लोडने पर, कहीं मतलब कहीं पर नहीं, जब पिस्टन हमारा यहाँ पे पहुंच जाएगा तभी विस्फोट हो। तो ऐसा करने के लिए उसके अंदर मिलाया गया था टेट्रा एथिल लेड, मतलब पेट्रोल के अंदर टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता था, जिससे एक सही समय पर विस्फोट होता था, दहन होता था और गाड़ी हमारे अच्छे से चलती थी उस टाइम। अब क्यों नहीं, वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा इसको मिलाने से क्या होता है कि ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन नंबर जो है उसमें वृद्धि होती है, ठीक है ना। ऑक्टेन नंबर में वृद्धि हो जाती है, जैसे कि आप लोग अपनी जो आजकल जो आप लोग यूज करते हो वो 80 वाला यूज करते हो, 80 ऑक्टेन नंबर वाला पेट्रोल यूज करते हो, 90 वाला अलग के लिए, 95 वाला अलग के लिए, 100 के लिए अलग वाला। अब आज आता है ऑक्टेन नंबर 150, 80 वाला तो हम लोग यूज करते हैं ऑक्टेन नंबर 80 वाला हम लोग यूज करते हैं अपनी गाड़ी में, जो बाइक है। 150 जो ऑक्टेन नंबर वाला है पेट्रोल, वो यूज होता है हवाई जहाज जो आपके होते हैं उनमें यूज किया जाता है। तो इसको मिला देने से ऑक्टेन नंबर में वृद्धि हो जाती थी, जिससे एक सही समय पर विस्फोट होता था। 80 वाला हम लोग यूज करते हैं, 150 वाला हवाई जहाज जो आपके होते हैं ऑक्टेन नंबर, उसमें यूज होता है पेट्रोल। समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखिए, आप लोग टंकियों पर आज घर में पूछना अपने, जो भी पुराने लोग हों, मम्मी पापा जो ज्यादा पुराने जो लोग हों, तो उनसे पूछना कि जो पेट्रोल की जो टंकियां बनी होती थी उन पे देखना आप लोग, आपको दिखाई देगा ऑरेंज, ऑरेंज संतरी कलर की जो थी पट्टियां बनी होती थी पहले। अब जो है ऑरेंज ना होकर अब कैसी आने लगी पट्टियां, ग्रीन, हरी आने लगी पट्टियां। देखना टंकी पे देखना, पहले ऑरेंज आती थी, अब ग्रीन आने लगी है, अब ये बंद हो चुका है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि उन्होंने लेड को हटा दिया, पीबी को हटा दिया। अब पीबी को क्यों हटा दिया वो सुनिए। पीबी को इसलिए हटा दिया क्योंकि पीबी लेड यानी कि शीशा होता है, ठीक है ना। तो पीबी हमारे इंजन जो होते हैं ना, इंजन पिस्टन है या इंजन के अंदर ये जम जाता था, जिससे हमारा जो इंजन था वो जल्दी खराब हो जाता था, ठीक है ना। ये हमारे 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 लिए, मानव शरीर के लिए, मानव जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक है लेड।
इसीलिए इसको हटा दिया गया, ठीक है ना। तो पहले जब लेड का उपयोग किया जाता था तो ऑरेंज पट्टियां होती थी, अब ग्रीन होने लगी है, इसीलिए क्योंकि यहां से लेड को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि इंजन, जो बाइक में इंजन लगा होता है, उस इंजन के अंदर ये पीबी जो है, लेड जो है, शीशा, वो जाम हो जाता था, मतलब एकत्र हो जाता था, जिससे इंजन हमारा खराब हो जाता था। दूसरी बात यह है कि जब आप देखते हो कि बाइक से धुआं निकलता है तो उसके साथ में लेड भी निकलेगा, शीशा भी कुछ मात्रा में निकलेगा, जो हमारे मानव शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। अब ये सब लोग जानते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है क्या हो गया है, इस PEL का उपयोग होना बंद हो गया, अब नहीं इसका उपयोग करते हैं। बात समझ में आए? मुझे लगता है अच्छे समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल भी मैंने कर दिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना। अगर कुछ भी रह गया तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना।